हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक छोटा सा एक ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन को अगर हम डिफाइन कर लें सबसे पहले, तो ऑस्मोरेगुलेशन इज एक्चुअली द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट बैलेंस इन द बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट्स का बैलेंस जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि तमाम इंजाइम्स एक गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स पे काम करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे अपने बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि मेटाबॉलिज्म जो है वो स्मूथली चलता रहे। अब ऑस्मोरेगुलेशन को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। आज हम जो एक बड़ी बेसिक सी कह लें कि कॉन्सेप्ट्स हैं ऑस्मोरेगुलेशन को स्टार्ट करने से पहले जो डिस्कस करेंगे, दे आर द वाटर रिलेशनशिप्स ऑफ द सेल। यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को या उसके सेल्स को किस किस तरह के एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है इसको फेस करना पड़ सकता है, नंबर एक, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मींस सेम, और टॉनिक का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट हम कहते हैं ऐसा एनवायरनमेंट जब सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं एस ई से, व्हेन इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी से। जब ये वाली कंडीशन प्रेजेंट होगी कि सल्यूट कंसंट्रेशन इन एनवायरनमेंट एंड बॉडी फ्लूइड्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कंडीशंस कहते हैं। इसके मुकाबले में जो सेकंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनिज्म को फेस करना पड़ सकता है, दैट इज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जब सल्यूट कंसंट्रेशन, या इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं, व्हेन सॉल्वेंट और सल्यूट की जो रेशियो है एनवायरनमेंट के अंदर, वो उसमें सल्यूट्स कम हो एज कंपेयर टू solutes present in body fluids. When solute concentration in environment is comparatively lower as compared to solute concentration present in body fluids, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कंडीशंस कहते हैं। और फाइनली थर्ड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो है, दैट इज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपर का मतलब ही क्या होता है? हाई। जैसे हाइपो का मतलब लो होता है, हाइपर का मतलब होता है हाई। तो इसे हम कहेंगे कि जब एनवायरनमेंट के अंदर सल्यूट्स कंसंट्रेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू द सल्यूट्स कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स, तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहेंगे। अब इससे पहले कि हम इन तीनों तरह के एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, एक रूल जो है ना वो अपने जहन में सेट कर लें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड। पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज जस्ट लाइक द डिफ्यूजन, तो आप कह सकते हैं इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसमें क्या हो रहा होता है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहे होते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे असल में क्या है? एक कंटेनर दिखाया गया है जिसको दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसका कंपार्टमेंट ए है, ये कंपार्टमेंट बी है। यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और जो रेड डॉट्स हैं, दीज आर सल्यूट पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं जो कंपार्टमेंट बी है, इट हैज हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये कंपार्टमेंट ए के मुकाबले में हाइपरटोनिक है। याद रखिएगा कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक ये दोनों टर्म्स हमेशा कंपैरेटिव यूज होती हैं, कभी भी अलग यूज नहीं होती। मतलब अगर एक पॉइंट ए जो है वो हाइपोटोनिक है, तो लाजिमी बात है पॉइंट बी इसके मुकाबले में हाइपरटोनिक होगा। हमेशा दो पॉइंट्स को आपस में कंपेयर करने के दौरान हाइपो और हाइपरटोनिक की टर्म यूज होती है। तो पॉइंट बी पे ज्यादा सल्यूट है तो पॉइंट बी हाइपरटोनिक होगा। वाटर मॉलिक्यूल हमेशा ऑस्मोसिस से ट्रेवल करते हैं फ्रॉम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट टूवर्ड्स हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ऑस्मोसिस हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? ऑस्मोसिस होती है हमेशा लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से, जिसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं, हायर सल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, जिसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। तो ये एक असूल अपने ज़हन में पक्का कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन तीनों तरह के इन्वायरमेंट में किसी ऑर्गेनिज्म को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है,
उसके लिए इमेजिन करें, ये हमारे पास एक कंडीशन है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले एनिमल सेल्स को हमने प्लेस कर दिया डिफरेंट एनवायरनमेंट में। एनिमल सेल्स को हमने प्लेस किया है यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एनवायरनमेंट और सेल की जो फ्लूइड्स हैं, जिसे साइटोप्लाज्म हम यहाँ पे कहेंगे, दोनों में सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, ऑस्मोसिस के जरिए जो वाटर की मूवमेंट है वो हो रही होती है, लेकिन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर हो रहे होते हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही सेल को एग्जिट कर रहे होते हैं। तो नेट मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, जीरो होगी। नेट मूवमेंट जीरो है, गिवन टाइम पे जितने मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल एग्जिट भी कर रहे हैं। तो एक एनिमल सेल आइसोटोनिक कंडीशंस में क्या करेगा, नॉर्मल फील करेगा। लेकिन अगर एनिमल सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, जब इन्वायरमेंट साइटोप्लाज्म के मुकाबले में क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करते हैं, तो लाजमी बात है ऑस्मोसिस से पानी सेल के अंदर एंटर होगा। इस तरह की ऑस्मोसिस को हम क्या कहते हैं, इसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। एंडो मींस इनसाइड, विद इन। एंडो ऑस्मोसिस, पानी सेल के अंदर एंटर होगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक हद से ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। इसका मतलब एनिमल सेल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में बर्स्ट कर सकता है, उसका लाइसिस हो सकता है। इसके अपोजिट हाइपरटोनिक कंडीशंस में जब एनिमल सेल को रखा जाएगा तो पानी ऑस्मोसिस के जरिए सेल को लीव करेगा, इसे हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। एक्सो मींस आउटसाइड। साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, सेल जो है सेल विल बी श्रिवल्ड और सेल विल बी श्रिंक्ड, उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां पे हमें जो असल बात जिस पे हम यहां पे जोर देना चाह रहे हैं वो क्या है, इसका मतलब अगर कोई एनिमल सेल हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करना चाहता है तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल लाइसिस से पहले पहले जो सारा पानी अंदर एंटर हो रहा था उसको किसी ना किसी तरह बाहर वापस निकाल दे। उसके पास मैकेनिज्म होना चाहिए टू एलिमिनेट एक्सेसिव वाटर। और इसी तरह हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पानी ऑटोमेटिकली बाहर जा रहा है, तो यहां पे कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि पानी को अंदर होल्ड किया जा सके। ठीक है, अब देख ले प्लांट सेल को सिमिलर कंडीशंस में रखते हैं तो क्या प्लांट सेल को फेस करना पड़ता है। प्लांट्स में क्योंकि एक रिजिड सेल वॉल बाहर प्रेजेंट होती है। अब प्लांट्स के जो चैलेंजेस हैं वो एनिमल्स के मुकाबले में डिफरेंट है। प्लांट्स को एक जो मेजर चैलेंज जिसका सामना है वो है सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट के लिए प्लांट्स के अंदर स्केलेटन वगैरह तो है नहीं, तो प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला एक जो मेजर फैक्टर है दैट इज टर्जिडिटी। टर्जिड का मतलब होता है रिजिड, आप कह लें सख्त। ये टर्जिडिटी कैसे अटेन की जाती है, प्लांट सेल्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं और एक इन्फ्लेटेड फुटबॉल की तरह रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और इन सेल्स की रिजिडिटी की वजह से प्लांट बॉडी को सपोर्ट मिलती है। मतलब अगर लीफ के सारे सेल्स में से पानी निकल जाए और सेल्स नरम पड़ जाए तो लीफ क्या करेंगे, मुरझा जाएंगे। अब टर्जिडिटी मेंटेन रखने के लिए जरूरी है पानी एंडो ऑस्मोसिस से सेल के अंदर एंटर हो, और ये रूल आपके ध्यान में मौजूद होगा। पानी सेल के अंदर कब एंटर होगा, जब इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है। इसका मतलब जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तो प्लांट सेल्स विल बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर एंड दिस इज नॉर्मल कंडीशन फॉर प्लांट्स। लेकिन अगर प्लांट सेल्स को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो पानी का जो कह लें कि एग्जिट है प्लांट सेल से तब तक होगा जब तक इन्वायरमेंट और साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के दरमियान एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। उसके बाद नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगी, और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो इस कंडीशन में प्लांट सेल्स क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, दे लूज देयर टर्जिड। जब ये टर्जिड लूज कर देंगे तो प्लांट बॉडी मुरझा जाएगी, विल्ट कर जाएगी। ये प्लांट सेल के लिए नॉर्मल कंडीशन हरगिज नहीं है।
और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक स्टेप फर्दर जाएगा, नेट मूवमेंट पानी की आउटवर्ड शुरू हो जाएगी, वाटर लॉस शुरू हो जाएगा और प्लांट सेल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, प्लांट सेल विल बी प्लाज्मोलाइज्ड। अब प्लाज्मोलाइसिस हम किसे कहते हैं कि जब साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एनिमल सेल में श्रिंक किया था इन हाइपरटोनिक कंडीशंस, लेकिन अब प्लांट सेल में क्योंकि बाहर एक रिजिड सेल वॉल होती है, सेल वॉल तो श्रिंक करेगी नहीं, सेल वॉल के इनसाइड जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ श्रिंक कर जाएगी और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान क्या आ जाएगा, एक लार्ज एक गैप प्रोड्यूस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इन टेक्निकल वर्ड्स हम कहते हैं कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करना बंद कर दे, टर्जिड कंडीशन में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे अंदर की तरफ से एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था जिसकी वजह से सेल क्या हो गया था, रिजिड। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टर्जिड कंडीशन कहते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करना बंद कर दे तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब ये भी याद रखें कि प्लाज्मोलाइसिस की टर्म सिर्फ प्लांट सेल्स में यूज होती है क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा, जब सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करना प्रोटोप्लाज्म बंद कर दे। अब सेल वॉल एनिमल सेल में तो है नहीं, तो एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मोलाइसिस की टर्म यूज नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट सेल्स के लिए ही यूज होती है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन की जो अडेप्टेशंस हैं कि एनिमल सेल्स हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशंस में कैसे मैनेज करते हैं, प्लांट सेल्स डिफरेंट कंडीशंस में कैसे मैनेज करते हैं। हम बारी बारी ऑस्मोरेगुलेशन पहले पढ़ेंगे इन प्लांट्स और उसके बाद पढ़ेंगे इन एनिमल्स, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही ये नेक्स्ट वीडियोस अपलोड की जाए आप तक इनके नोटिफिकेशंस पहुंच जाए।